हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी खूबसूरती या गुण भाग 11। अभी तक हमने पढ़ा कि अपनी माँ की तकलीफ को देखते हुए केशव को खुशी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर जाकर खुशी से झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद खुशी घर छोड़कर अपने मायके अपने माता पिता के साथ चली जाती है। अब आगे दादी खुशी को चुप करवाते हुए बोलती है, देख बेटा, अगर केशव ने तुझे कुछ भी ऐसा वैसा कहा है तो वो सब उसने तुम्हें गुस्से में कहा होगा। तुम जानती हो कि केशव अपनी माँ को लेकर कितना फिक्रमंद रहता है, नहीं तो वो कभी तुमसे कुछ नहीं कहता। मुझे ऐसा लगता है कि केशव तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे सास ससुर को भी तुम्हारी जरूरत है। जरा शांत मन से सोचना, केशव ने पहले तुम्हारा कभी दिल दुखाया है? और नरेंद्र और मालिनी तो वैसे भी तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। अब प्रसन्नता को ही देखो, उसके ससुराल वाले उसकी कितनी तारीफें करते हैं। उसने भी तो वहाँ जाकर अपनी जगह बनाई है। खुशी ये सुनकर बिफर पड़ती है, गुस्से से कहती है, दादी मैं उसके जैसी नहीं हूँ मैं इतनी अच्छी। दादी वहाँ से उठते हुए बाहर जाते हुए सिर्फ इतना ही कहती है, ठीक है, जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, केशव का घर ही तुम्हारा घर है, केशव के साथ ही तुम्हारी जिंदगी की असली खुशी है, तब तुम खुद वापस चली जाओगी। वहीं दूसरी ओर प्रसन्नता के घर पर सब कुछ अच्छे से चल रहा है। एक दिन आर्यन घर आकर कहता है कि उसे उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिस्टर सैनी के साथ लगभग 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना है। विजय जी और स्मिता जी आर्यन से बोलते हैं, बेटा तुम अगर 1 महीने के लिए जा रही हो तो प्रसन्नता को भी साथ ले जाओ। आर्यन अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, माँ मैं वहाँ काम के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए नहीं। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट कितना मायने रखता है। प्रसन्नता ये सब सुनकर कहती है, ठीक है पापा, इन्हें जाने दीजिए, वैसे भी ये वहाँ जाकर अपने काम में व्यस्त होंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगी। स्मिता जी बहू की बात सुनकर आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, आर्यन तुम बहुत लक्की हो जो ऐसी लड़की तुम्हारे जीवन में आई है जो सिर्फ तुम्हारी ही खुशी के लिए सोचती है। आर्यन बिना कोई उत्तर दिए अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। प्रसन्नता ऊपर आकर बड़े प्यार से उससे बोलती है कि वो सामान पैक करने में उसकी कोई मदद करे। आर्यन गुस्से से उसकी ओर देखकर बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम सच में मेरी कोई मदद करना चाहती हो तो एक मदद कर देना, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना। तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता मेरे नहीं रहे, वो भी हर समय तुम्हारी तारीफें करते रहते हैं। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर प्रसन्नता की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना सामान उठाकर बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। प्रसन्नता सिर्फ उसे भीगी आंखों से देखती रह जाती है। आर्यन के जाने के कुछ दिनों बाद एक दिन विजय जी दोपहर के समय ड्राइवर के साथ घर वापस आ जाते हैं। स्मिता जी उस समय किट्टी पार्टी में गई होती हैं। प्रसन्नता विजय जी को देखती है और पूछती है, पापा आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आपकी तबीयत ठीक है क्या? विजय जी चुपचाप अपना सिर सोफे पर टिका कर बैठ जाते हैं। प्रसन्नता उन्हें पानी का ग्लास देती है। ड्राइवर से पूछती है, क्या हुआ है पापा को? ड्राइवर कहता है, मैडम साहब की ऑफिस में तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उन्हें घर ले आया। प्रसन्नता देखती है तो उसे पता चलता है कि विजय जी को बेमौसम पसीना आ रहा है, उनका दिल घबरा रहा है, वो बार बार अपने सीने पर हाथ रख रही हैं। प्रसन्नता समझ जाती है कि पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है। वो जल्दी से ड्राइवर को बोलकर पापा को साथ लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। पूर्ण चेकअप करने के बाद डॉक्टर उनका जरूरी इलाज करते हैं, उन्हें दवाई देते हैं। कुछ समय में ही विजय जी ठीक महसूस करते हैं और प्रसन्नता से घर चलने को बोलते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, आप खुशकिस्मत हैं ग्रोवर जी, जो आपकी बहू आपको ठीक समय पर मेरे पास ले आई। आपके दिल में थोड़ी सी ब्लॉकेज आई है, परंतु सही समय पर आपको जरूरी दवाइयाँ और इलाज देने से आप हार्ट अटैक से बच गए हैं। आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रसन्नता की ओर देखते हुए डॉक्टर कहते हैं, आप इनका पूरा ख्याल रखिए, समय पर इन्हें दवाई दीजिए और इनके खान पान का भी खास ख्याल रखिए। ये दवाइयों से तो ठीक हो जाएंगे, परंतु इन्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। प्रसन्नता डॉक्टर से शुक्रिया कहती है और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ और जरूरी हिदायतें लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर आते ही स्मिता जी को पता चलता है तो वो बहुत घबरा जाती हैं। प्रसन्नता माँ को हौसला देते हुए कहती है, मम्मी सब ठीक है, पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ ना, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें।
प्रसन्नता की बात सुनकर स्मिता जी प्रसन्नता के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। अगले कुछ दिन वो अपने ससुर का खूब ख्याल रखती हैं। दिन रात वो उनकी खाना और दवाइयाँ उन्हें समय पर देती है। विजय जी की सेहत में जल्द ही सुधार होने लगता है। डॉक्टर भी उनसे कहते हैं, वाह मिस्टर ग्रोवर, आप तो बहुत जल्दी ठीक हो रही हैं। तो डॉक्टर की बात सुनकर विजय जी हंसते हुए कहते हैं, जी डॉक्टर, मेरे घर में मेरा ख्याल रखने के लिए एक और डॉक्टर जो है। डॉक्टर विजय जी की ओर हैरानी से देखते हैं तो विजय जी कहते हैं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब मेरी बहू से है, जो मेरी बहू से ज्यादा मेरी बेटी है। डॉक्टर उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ते हैं। अगले दिन सुबह विजय जी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो प्रसन्नता उन्हें तैयार होता देखकर कहती है, पापा आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हैं, आप अभी कुछ दिन और आराम कर लीजिए। विजय जी कहते हैं, बेटे पहले ही काम का बहुत नुकसान हो चुका है, आर्यन भी यहाँ नहीं है, मैं अब आराम नहीं कर सकता। आर्यन यहाँ होता तो और बात होती। प्रसन्नता पापा के हाथ से ऑफिस की फाइलें पकड़कर कहती है, अगर आपको ठीक लगे तो कुछ समय के लिए मैं ऑफिस चली जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे काम की कोई समझ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछकर कर लूँगी और आप अपने ऑफिस के मैनेजर से भी बात कर लीजिए, वो मुझे काम के बारे में समझा देंगे। फिर कुछ दिनों में आर्यन भी वापस आ जाएंगे। विजय जी प्रसन्नता की बात सुनकर अभी कुछ बोलने वाले ही होते हैं कि स्मिता जी कहती हैं, सही कह रही है प्रसन्नता, आप आराम कीजिए, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर आर्यन आ जाएगा। विजय जी खुश होते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। प्रसन्नता बेटा तुम ऑफिस जाओ, मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ। प्रसन्नता के जाने के बाद विजय जी स्मिता जी को कहते हैं, स्मिता, इस बच्ची ने हमारी बेटी होने के सारे फर्ज निभाए हैं, इतना तो शायद हमारा बेटा भी नहीं कर पाता। जरूर हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, ईश्वर हमारी इस बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। स्मिता जी भी विजय जी के बात का समर्थन करती हैं। आर्यन को गए 15 दिन बीत चुके हैं। प्रसन्नता ने अपने घर परिवार का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बार बार ऑफिस से भी वो विजय जी को दवाइयाँ लेने के बारे में याद दिलाती रहती है। हालांकि स्मिता जी कहती भी हैं कि वो चिंता नहीं करे, परंतु प्रसन्नता अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। ऑफिस से घर आते हुए प्रसन्नता को एक दिन केशव मिलता है। केशव को देखकर प्रसन्नता गाड़ी रोकती है, केशव से मिलती है और उससे उसके माता पिता और खुशी का हालचाल पूछती है। केशव बड़े अनमने ढंग से कहता है, सब ठीक है, परंतु वो प्रसन्नता के किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता और उससे बिना कुछ ज्यादा बात किए वो वहां से चला जाता है। प्रसन्नता को उसके बात करने के अंदाज से लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो केशव उससे बेरुखी से बात करके गया है। प्रसन्नता घर आकर अपने पापा को फोन करती है। पहले तो आलोक जी प्रसन्नता को टालते रहती हैं कि खुशी ठीक है और अपने घर में है। वो उसे इधर उधर की बातें बताते रहते हैं। प्रसन्नता पापा से बातें करते करते समझ जाती है कि कोई बात जरूर है जो उसके पापा उससे छिपा रही हैं, वरना वो पूछ कुछ और रही है और पापा बता कुछ और रही हैं। प्रसन्नता अपने पापा को कहती है, आपको मेरी कसम है पापा, बताइए क्या हुआ है? माँ दादी सब ठीक तो है ना? और खुशी, वो खुश है ना अपने घर में? क्या मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई हूँ जो आप मुझे अपनी परेशानी नहीं बता रहे? अपनी बेटी की बातें सुनकर आलोक जी की आंखें भर आती हैं। वो अपने आप को संयत करके बोलते हैं, नहीं बेटी, तुम मेरे लिए कभी भी पराई नहीं हो सकती, तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पर हमेशा नाज रहेगा। प्रसन्नता कहती है, तो फिर बताइए पापा क्या हुआ है, मेरा मन घबरा रहा है। प्रसन्नता की बात सुनकर आलोक जी बतलाते हैं, मैं हार गया प्रसन्नता, ना ही मैं खुशी को उसके हिस्से की खुशियाँ दे पाया और ना ही मैं कभी सरोज को समझा पाया। मैं टूट चुका हूँ, ईश्वर ने मेरे साथ क्या कर दिया। खुशी केशव का घर छोड़कर मेरे पास आ गई है, सारा दिन कमरे में गुमसुम बैठी रहती है। बहुत कोशिश कर चुका हूँ उसे समझाने की, लेकिन वो मेरी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तुम्हारी माँ भी यहाँ नहीं है, अगर वो खुशी को इस हालत में देखती तो वो और बीमार हो जाती। मुझे तुमसे बात करने को तुम्हारी दादी ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी बात को लेकर परेशान रहो। आलोक जी खुशी के साथ केशव के झगड़े को लेकर सारी बात बता देते हैं। अपने पिता को इतना परेशान देखकर प्रसन्नता की आंखें भीग जाती हैं। फिर प्रसन्नता अपनी आंखें पोंछते हुए अपने पिता को हौसला देते हुए कहती है, पापा आप किसी भी बात की फिक्र न कीजिए, देखना जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। खुशी को भी अपनी गलती का एहसास होगा, मैं जल्द ही खुशी से मिलने आऊंगी।
आप अपना और दादी माँ का ख्याल रखिए। इतना कहकर प्रसन्नता फोन रख देती है। फोन रखकर प्रसन्नता वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। वहीं पर बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह प्रसन्नता ऑफिस पहुंचकर वहां से थोड़ा जल्दी निकलकर खुशी के ससुराल पहुंचती है। खुशी के घर पहुंचकर वो नरेंद्र अंकल से मिलती है। उसे अचानक अपने घर आया देखकर नरेंद्र जी हैरान भी होते हैं, लेकिन वो अपनी हैरानी छिपाते हुए कहते हैं, बेटी कैसी हो तुम यहाँ कैसे? वो दरअसल खुशी और केशव तो घर पर नहीं है। प्रसन्नता नरेंद्र अंकल को सहज करते हुए बोलती है, अंकल आप घबराएं नहीं, मैं जानती हूँ कि खुशी घर पर नहीं है। पापा ने मुझे सब बता दिया है। मैं तो खुद खुशी के व्यवहार को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में आज यहाँ आपसे और आंटी जी से खुशी की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। नरेंद्र जी प्रसन्नता की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। बात का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए कहते हैं, तुम बताओ बेटी, तुम अपने घर में खुश तो हो ना? तुम्हारे ससुर जी तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। पिछले दिनों में उनसे मिला था। सच में तुम्हारे ससुराल वाले बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें तुम जैसी लड़की बहू के रूप में मिली। प्रसन्नता धीमे से मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल मैं आंटी को देखने आई हूँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? नरेंद्र जी प्रसन्नता को कमरे में मालिनी जी के पास लेकर आते हैं। कमरे में मालिनी जी को लेटे हुए देखकर प्रसन्नता परेशान हो जाती है। मालिनी जी पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही हैं। जितना उत्साह उनके चेहरे पर अपनी बहू को लाने का था, आज उतनी ही उदासी उनके चेहरे पर छाई हुई है। मालिनी जी बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए पड़ी हुई हैं। नरेंद्र जी मालिनी जी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, देखो मालिनी, तुमसे मिलने कौन आया है? मालिनी जी धीमे से आंखें खोलती हैं। प्रसन्नता को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रसन्नता मालिनी जी के पास बैठते हुए अपने हाथों से उनके आंसू पोंछती है और बेहद अपनेपन से कहती है, आंटी रोइए मत, मैं आज भी आपकी ही बेटी हूँ। आपने मुझसे एक बार कहा था तुम मेरी बेटी हो, और आप अपनी बेटी के होते हुए किसी भी बात की चिंता मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मालिनी जी प्रसन्नता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, पता नहीं बेटी ये सब कब ठीक होगा। तुम नहीं जानती कि मेरे केशव का क्या हाल है। वो बिल्कुल टूट चुका है। मेरे बच्चे ने खुशी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन पता नहीं खुशी क्या चाहती है। तुम नहीं जानती कि खुशी के यहाँ से जाने के बाद केशव ना तो ठीक से खाता है और ना ही चैन से सोता है। खुशी की इतनी गलतियों के बावजूद भी आज भी मेरे बेटे को ऐसा लगता है कि उसे उस दिन खुशी से कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसी हालत में देखकर शायद वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, इसीलिए वो उस दिन खुशी से झगड़ पड़ा। तभी नरेंद्र जी चाय बनाकर लाते हैं और मालिनी जी से कहते हैं, मालिनी छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करो। प्रसन्नता आज तुमसे पहली बार मिलने आई है। मालिनी जी चुप हो जाती हैं, लेकिन प्रसन्नता मालिनी जी को चाय पकड़ाते हुए कहती हैं, आप मुझसे कोई भी बात कर सकती हैं, मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ और एक माँ का अधिकार होता है कि वो अपनी बेटी से हर तरह की बात कर सकती है। मैं जानती हूँ कि खुशी थोड़ी नादान है, बचपन से ही वो ऐसी है, परंतु उसकी लापरवाही के चलते आपको इतनी चोट आई है। वो ना समझ जरूर है, परंतु वो दिल की बुरी नहीं है। मैं इसीलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बहन है, अभी तो मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। वो जानबूझकर किसी का अहित नहीं करेगी। नियति ने जो खेल हम दोनों बहनों के साथ खेला है, खुशी उसे समझ नहीं पाई है और ना ही आप सबको अपना बना पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो जल्द ही अपने घर को अपनाएगी। प्रसन्नता की बातें सुनकर मालिनी जी के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आती है। वो बड़े प्यार से प्रसन्नता से कहती हैं, बेटी मैं भी तो यही चाहती हूँ कि खुशी और केशव अपनी जिंदगी में खुश रहें। उन दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मेरी तो आंखें तरस रही हैं अपने बच्चों को खुश देखने के लिए। प्रसन्नता मालिनी आंटी के गले लगती है और कहती है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, और हाँ मैं खुशी से बात करूंगी। आप भी केशव जी को समझाइए। नरेंद्र जी और मालिनी जी दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। प्रसन्नता उन दोनों से मिलकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद प्रसन्नता हर रोज मालिनी जी का हाल चाल जानने उनके घर आने जाने लगती है। रोज वो उनके लिए घर से खाना बनाकर लेकर जाती है और प्रतिदिन एक एक चीज उनके घर की बदलती जाती है। रोज वो मालिनी आंटी से ढेर सारी बातें करती है। कभी उनके घर का फर्नीचर सही जगह लगाती है, किसी दिन वो उनके घर बहुत सारे पौधे लगवाती है,
मालिनी जी और नरेंद्र जी उसे इस तरह घर को सजाते देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। एक बार नरेंद्र जी प्रसन्नता से कहते भी हैं, बेटा तुम ये सब रहने दो। प्रसन्नता हंसकर कहती है, अंकल ये मेरी बहन का घर है और मेरी माँ जैसी आंटी का घर भी है। और आपको एक और बात पता है, आंटी देखिए कितनी जल्दी अच्छी हो रही हैं। इतने हरे भरे और सुंदर घर को देखकर इनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। और मालिनी आंटी की ओर देखते हुए कहती हैं, क्यों आंटी आपको ये सब अच्छा लगता है ना। प्रसन्नता के इस तरह के व्यवहार के चलते मालिनी जी बहुत खुश रहने लगती हैं। हर रोज वो उसका इंतजार करती हैं। घर में इतनी हरियाली देखकर मालिनी जी काफी अच्छा महसूस करने लगी हैं। प्रसन्नता ने तो कुछ ही दिनों में घर का कायाकल्प कर दिया है। उस घर को कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि वो वही घर है। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने उस घर को बेहद उत्कृष्ट तरीके से सजाया हो। दिन प्रतिदिन अपने घर में आई तब्दीली को देखकर और अपनी माँ की सेहत में सुधार होते देखकर केशव बहुत खुश भी है और हैरान भी है। हर रोज वो अपनी माँ के मुख से प्रसन्नता की ढेरों तारीफें सुनता है। प्रसन्नता की तारीफें तो उसके गुणों से उजागर हो रही हैं। हर समय वो ये सोचता है कि काश खुशी भी अपनी बहन जैसी गुणी होती, काश वो अपने सुंदर सूरत की तरह सीरत में भी अव्वल होती और ये सब तारीफें उसकी माँ खुशी के लिए करती। वो हर रोज खुशी को याद करता परंतु किसी को कुछ नहीं कहता। एक दिन मालिनी जी केशव से कहती हैं, केशव बहुत दिन हो गए हैं खुशी को घर से गए हुए, तुम उसे मनाकर घर वापस ले आओ। केशव अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहता परंतु वो मन ही मन सोचता है कि वो अपनी माँ को कैसे बताए कि खुशी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। कुछ दिनों बाद प्रसन्नता अपने पापा के घर खुशी से मिलने जाती है। अपनी दादी माँ और पिता से मिलकर प्रसन्नता बहुत खुश होती है। वो दादी माँ से खुशी के बारे में पूछती है। दादी माँ कहती है खुशी अपने कमरे में है। जब से वो यहाँ आई है किसी से कोई बात नहीं करती, सारा दिन गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी रहती है। लेकिन बेटा तुम बताओ, तुम अपने घर में खुश हो? प्रसन्नता हंसते हुए कहती है, दादी माँ मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन और उसके मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा दादी छोड़ो ये बात, मैं खुशी से मिलकर आती हूँ। प्रसन्नता खुशी को मिलने कमरे में जाती है और देखती है कि खुशी एक टक लगाकर आसमान की ओर देख रही है। प्रसन्नता पीछे से जाकर खुशी के कंधे पर हाथ रखती है। खुशी एकदम पलटती है और प्रसन्नता को देखकर हैरान होती है। प्रसन्नता खुशी से बड़े प्यार से कहती है, मेरी चांद जैसी बहन के चेहरे पर ये उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? खुशी चुप रहती है और कोई उत्तर नहीं देती। प्रसन्नता फिर बोलती है, क्या तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती? प्रसन्नता के बार बार कहने पर खुशी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। प्रसन्नता खुशी को चुप करवाती है। उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते। सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है। दादी पापा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। तभी खुशी रोते रोते प्रसन्नता से कहती है, कोई परेशान नहीं है, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। प्रसन्नता खुशी को प्यार से गले लगाते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, माँ पापा दादी और मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। हाँ एक बात और, हम लोगों से भी ज्यादा केशव जी तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे यहाँ आने से कितना टूट चुके हैं। मैं मालिनी आंटी को देखने तुम्हारे घर गई थी। केशव जी और उनके मम्मी पापा सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। खुशी प्रसन्नता की बात को गौर से सुनती है। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 12 में देखिए, क्या खुशी सुधर चुकी है? क्या प्रसन्नता की बातों को सुनकर खुशी अपने ससुराल वापस चली जाएगी? और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।